जय हिंद। वेलकम, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वार्ड का यूट्यूब परिवार में। आप में से जो भी अभ्यर्थी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो या टेस्ट सीरीज अपलोड किए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। बीपीएससी एडीओ के पहले पेपर का ये 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो सामान्य भाषा से संबंधित है, जिसमें अंग्रेजी के 30 प्रश्न और हिंदी के 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 30% क्वालिफाइंग करना ऐसा आयोग के द्वारा बताया गया है। तो चलिए, पहला भाग है सामान्य अंग्रेजी, इसको स्टार्ट करते हैं। 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है यह। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डब्ल्यूएस, इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यूएस जो है ना, ये क्या है ये आप लोग जान लीजिए। तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संदिग्ध। क्या होता है? संदिग्ध। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन, जिसका मतलब भी होता है संदिग्ध। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टेंड। सिनोनिम ही पूछा जा रहा। तो ये जो है ना टेंड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन 3 केयर फॉर। और केयर फॉर जो है एक वर्ब है और टेंड भी एक वर्ब है। ठीक है, मतलब होता है खिदमत करना, जैसे कि किसी का स्वागत करना कहते हैं ना, कोई मेहमान आया तो खिदमत करना, स्वागत करना, इस टाइप के संदर्भ में ये होता है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ये पूरा सेंटेंस दिया गया है। सेवरल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स वर शेयर बाय द ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स। ठीक है, तो वर शेयर बाय, इसका मतलब होता है ये जो है पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिकल जो वर्ब 3 का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वर शेयर्ड बाय। ये गलत है, इसके स्थान पर ना वेयर शेयर्ड होना चाहिए, वर शेयर्ड। ठीक है, तो ये सही होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कीप एट आर्म्स लेंथ। अवॉइडिंग मेकिंग फ्रेंड्स विथ समवन, ऑप्शन 4, ये जो है ऑप्शन 4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कीप सम टाइम टू आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है दूर से सलाम करना। ये जो इडियम है इसका मतलब होता है दूर से सलाम करना, दूर से सलाम। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में अगर कुछ भी बनाना चाहो आप तो ऐसे बना सकते हो, आई ऑलवेज हैड द फीलिंग शी वाज कीपिंग मी एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, इस तरह कई सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विथ समवन, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, ये पूरा सेंटेंस यहां पर दिया गया है। ठीक है, being a hot and busy day I felt tired and decided to retire early। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इट being a hot। ठीक है, तो टाइम, डेट, वेदर, इस सभी के बारे में लिखते समय ना डमी सब्स्टिट्यूट होता है, इट का प्रयोग सब्स्टिट्यूट के रूप में किया जाता है। तो ये इसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे सही आंसर हो जाएगा इट being a hot। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओके, तो वन हु रिजेंबल्स, जो है ना वन हु रिजेंबल्स प्रेजेंट स्ट्रांगली, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, इसका मतलब ये होता है जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, अगर इसको सेंटेंस में यूज करें तो XYZ किसी का नाम ले लीजिए, जैसे इशिता लुक्स लाइक हर मदर और रियल चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब अपनी माँ की तरह है। इस तरह सेंटेंस में भी आप लोग बना सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम हेड इन द क्लाउड्स। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस यहां देख सकते हैं आप लोग। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन 4 कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, जो हेड इन क्लाउड्स के रूप में होता है रोजाना की परिस्थितियों से अनजान रहना। जैसे होता है ना, कभी कभी आप
कहीं अवेलेबल तो है, लेकिन जो डेली का जो गतिविधि है और परिस्थिति है उससे अनजान रह पाते हो, क्योंकि आप लोग मान लीजिए गांव में ही रहते हो, शहर में रहते हो तो पास में, लेकिन वहां की परिस्थिति से अनजान रह रहे हो। इस संदर्भ में कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। इट इज हर्ट It is heartening seeing that everyone is observing the regulation strictly। चलिए 4 ऑप्शन है यहां पर आपके सामने, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो टू सी दैट एवरीवन इज ऑब्जर्विंग, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। यहां पर ना सीन के स्थान पर टू सी जो इनफ्रंट का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है ना इंटेंशन दर्शाता है उस वर्ब के बाद जो कुछ कहा जाता है। तो इस संदर्भ में ना ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन डैश अ वेल नोन एकेडमिकन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाज। तो द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वाज अ वेल नोन एकेडमिशियन। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में ना वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर वर्ब है और वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। अगला प्रश्न है, इन द सेंटेंस आइडेंटिटी द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलिए, एज देयर वर ओनली अ कैवेबल एंड देयर वाज सर्ज प्राइसिंग वी डिसाइडेड टू शेयर इट। यहां पर ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर चूज कीजिए आप लोग। क्या होगा, एज देयर वाज के स्थान पर एज देयर वर का प्रयोग होगा। जब देयर का प्रयोग होगा तो डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है ना, तो उसके बाद जो वर्ब होता है, वर्ब का प्रयोग होता है, तो वह वर्ब के नाउन या नाउन फ्रेजल के अनुसार होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एज देयर वर। ठीक है, अगर यहां पर वर रहेगा तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, fill in the blank with the most appropriate word। We turned into the lane because there was a stationery shop dash the end of it for us to buy the pencils we needed। चलिए करेक्ट आंसर चूज करना है, हो जाएगा एट। वेरी इजी। एट का प्रयोग लोकेशन या किसी कथित प्लेस या पोजीशन को दर्शाता है। ये सारी चीजें आपको पता है पहले से। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। बट समवॉट ओवर एम्बिशियस, ही इज हार्डवर्किंग एम्प्लॉय। चलिए इसका करेक्ट आंसर चूज करना है, तो इसका हो जाएगा दाउ समवॉट, ऑप्शन 4। जो दाउ समवॉट होता है, जैसे डिस्पाइट द फैक्ट दैट, मतलब हालांकि, यद्यपि, बट का प्रयोग करते हैं ना, तो कॉन्ट्रास्ट दर्शाने के लिए इसको किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। In the sentence, identify the segment that contains the grammatical error. The accused were finally charged and justice was meted on the victim। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जस्टिस वाज मेटेड ऑन, इसके स्थान पर ना जस्टिस वाज मेटेड आउट का प्रयोग होगा। ठीक है, मेटेड ऑन के जगह ये ऑन नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा जस्टिस वाज मेटेड आउट। तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। जो मेड आउट होता है इसका मतलब होता है भुगतवाना, जैसे टू डिस्ट्रीब्यूट एंड अप्लाई अ मेजर ऑफ जजमेंट ऑफ समथिंग। इस सेंटेंस में अगर प्रयोग करें तो आवर स्कूल प्रिंसिपल मेड्स आउट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू दोज हु ब्रेक्स द रूल। ठीक है, इस तरह आप लोग सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वही है, नो सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। तो चलिए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। Neither Rama nor Veena have replied to the email I sent yesterday। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हैज रिप्लाइड। यहाँ पर ना करेक्शन कंजक्शन नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है, और तो वर्ब अपने नजदीकी नाउन प्रोनाउन के अनुसार होता है, तो वीना नॉर का नजदीकी नाउन है, तो इस संदर्भ में इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज रिप्लाइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें आपको सही से दिख पाए। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, इफ यू वॉक फास्टली। ठीक है,
इफ यू वॉक फास्टली, क्योंकि ना यहां पर पहले ही दिख गया क्वेश्चन में ही, इसके स्थान पर इफ यू वॉक फास्टली का प्रयोग होगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब जो है फास्ट, वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर फास्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, द करेंट सिचुएशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफॉर्चुनेट वंस फॉर द कंट्री। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट वंस फॉर द कंट्री के स्थान पर ना अनफॉर्चुनेट वन फॉर द कंट्री का प्रयोग होगा। जो यहां पर वंस फॉर द है ना, अनफॉर्चुनेट वंस फॉर द कंट्री है ना, तो ये एस हटाना है, तो जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही इसका ग्रामेटिकल एरर है, सिर्फ एस, वंस के जगह पर वन कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको क्या बनाना है इसका, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनफॉर्चुनेट वंस फॉर द कंट्री। ठीक है, तो यही ग्रामेटिकल एरर हो गया ना, ये पूरा वन रहता तो नहीं रहता कुछ भी। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम कूल योर हिल्स। कूल योर हिल्स, जो कूल योर हिल्स है ना, ये एक इडियम है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कूल योर हिल्स मतलब होता है प्रतीक्षा करने देना। क्या होता है इसका मतलब, जैसे कभी कभी ना किसी से आपको मिलने का मन ना हो, तो कहते हैं अरे वेट करने दो, रहने दो, प्रतीक्षा करने देना। ठीक है, टू हैव टू वेट फॉर समथिंग। अगर इसको हम वाक्य में यूज करें तो यू नीड टू कूल योर व्हील्स फॉर अ मिनट एंड स्टॉप येलिंग एट द स्टाफ दे डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो इस संदर्भ में कई सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। तो सेंटेंस मैं आपको इसलिए बना दे रहा हूं ताकि इस तरह के सेंटेंस जब आप क्रिएट करने लगोगे तो इस तरह के आंसर भी आपको मिलने लगेंगे एग्जाम में, जब आप लोग आंसर को टिक करोगे। चलिए अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व डैश द सर्च ऑफ थेरेप्यूटिक फॉर दिस वायरस टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इजी, इन। ठीक है, सर्च ऑफ सीकिंग और ट्राइंग टू फाइंड समवन और समथिंग, मतलब की खोज में, इसका मतलब होता है की खोज में, XYZ की खोज में, मतलब कुछ किसी भी चीज की खोज में है। ठीक है, इस संदर्भ में इसका यूज है, जैसे द कंपनी इन सर्च फॉर अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर चीफ मैनेजर, इस तरह का सेंटेंस आप लोग यूज कर सकते हो। तो सर्च ऑफ के संदर्भ में है तो इन का प्रयोग यहां पर होगा। ठीक है, scientists are involved in the search of a therapeutic for this virus to prevent its spread। अगला प्रश्न है, fill in the blank with the most appropriate word the, ये पूरा सेंटेंस है, इसको जान लेते हैं, पढ़िए इसको। The excruciating pain in the dash leg made her wince as she tried to stand। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, वेरी इजी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रोकन लेग। ठीक है, ब्रोकन का ना पास्ट पार्टिकल होता है और एडजेक्टिव के रूप में ब्रोकन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस में कहें तो ही अटैक द मैन विद अ ब्रोकन बॉटल, ब्रोकन बम्बो, इस तरह से किसी भी चीज का आप लोग किसी तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हो। तो आपको एग्जाम में ना बहुत ही बेनिफिट होने वाला, जब चीजें आपके माइंड में रहेंगी और सेंटेंस में आप यूज किए रहोगे तो वो सारे आंसर आपको पहले से ही दिखने लगेंगे जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगला प्रश्न है, ग्रामेटिकल एरर, इतना लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं है, ग्रामेटिकल एरर इसमें से बताना है। नो सूनर हैड द लॉकडाउन बीन अनाउंस्ड व्हेन पीपल बिगन टू डू पैनिक शॉपिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, व्हेन पीपल बिगन। ठीक है ना, यहां पर देन पीपल बिगन का प्रयोग होना चाहिए, व्हेन के जगह पर देन पीपल बिगन, देन पीपल बिगन ये रहता ना, तो यहां पर ग्रामेटिकल एरर नहीं होता। ये जो है ना व्हेन पीपल बिगन, इस स्थान पर देन पीपल बिगन का यूज हुआ होता है, तो कोई एरर नहीं होता, यहीं पर यहां पर एरर है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सेज। इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा एंटोनिम इसका, तो इसका हो जाएगा रिलीज। ठीक है,
रिलीज। सीज जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कसकर पकड़ना, कसकर पकड़ना, ठीक। और रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज ये भी एक वर्ब है, मतलब मुक्त कर देना, मुक्त करना, छोड़ देना, रिहा कर देना, मुक्त करना, ठीक है, रिलीज का मतलब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्सोलेसेंस, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्निटी, ठीक है, मॉडर्निटी। जो ऑब्सोलेंस है ना, ये एक नाउन है, ठीक है, मतलब होता है अप्रचलन या अप्रयोग। अप्रचलन सबसे नजदीकी हिंदी हो सकता है इसका, अप्रचलन। और मॉडर्निटी जो है ये भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है आधुनिकता, आधुनिकता जो वर्तमान में चल रहा है, आधुनिकता। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यह पे इडियम दिया गया है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। तो बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब होता है यथासंभव कोशिश करना, मतलब जहां तक हो प्रयास करना, यथासंभव कोशिश, कोशिश करना, किसका मतलब होता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। इससे नजदीकी जो राइट आंसर हो जाएगा, ट्राई टू एकोमोडेट एंड प्लीज समवन, ये जो है ना ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ये पूरा सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। द मॉडल्स वॉकिंग द रैम्प व रेस्प्लेडेंट, रेस्प्लेंडेंट ड्रेसेस डैश बाय द लीडिंग फैशन डिजाइनर्स ऑफ द कंट्री। एक एक चीज को ना ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें यहाँ पर जो है ना एरर हो जाती है। एस को देख के चलना है, छोटी छोटी चीजों को आपको देख के चलना है। इसलिए अब जब भी एग्जाम में इंग्लिश के इस तरह के प्रश्न करो तो एक एक वर्ड को पढ़ते चलो, एक एक कैरेक्टर को आपको देखना। अगर मॉडल्स यहाँ लिखा है तो देखना है कहीं मॉडल पढ़ के नहीं निकल जाना है, यही चीजें वहां पर आप लोग गलती कर दोगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, डिजाइंड, ठीक है। डिजाइंड जो है ना एक वर्ब है, मतलब होता है रूपरेखा बनाना। तो यहाँ पर जो है ना ये अप्रोप्रिएट वर्ड सबसे नजदीकी हो जाएगा, ठीक है, मतलब होता है रूपरेखा बनाना। घर बनाते हो, कहते हैं ना इस डिजाइन का घर बनाना है मैंने, तो रूपरेखा बनाना, ठीक। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनोई, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है ना, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम आप लोग बताइए। एनोई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एनोई जो है ना एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है, मतलब होता है उदासी, उदासी। अगर उदासी है तो यहां देख लिया एक्सक्लूजन है, रिपीटिशन है, बोरेडम है। तो बोर जो होना, बोर होना इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर एंटोनिम उल्टा पूछा जा रहा है ना, एक्साइटमेंट मतलब खुशी, एक्साइटमेंट क्या होता है, खुशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साफ साफ यहाँ पर आंसर दिख रहा था। बोरेडम होता अगर जो आंसर, तो यहाँ पर सिनोनिम होता, सिनोनिम होता तो बोरेडम इसका आंसर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए पर्सन हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग। चलिए करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, आप लोग भी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, पायनियर, ठीक है। जो क्रिएटर है ना, नाउन है, एक पर्सन थिंग दैट ब्रिंग्स समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब विधाता, निर्माता या सर्जक के संदर्भ में ये होता है। और पायनियर जो होता है कि नाउन ही है, ए पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट एक्सप्लोर्ड सेटल अ न्यू कंट्री एरिया, मतलब प्रथम अन्वेषक के संदर्भ में ये होगा। तो पायनियर जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए ये प्रश्न है, जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिख पाए। ओपन रेवेलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल ऑथोरिटी, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग बताओ क्या होगा, तो म्यूटिनिटी मैंने बगावत, वेरी इजी, म्यूटिनिटी मतलब बगावत करना। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट द एंजॉय वन ऑफ द आर्ट्स और फूड ड्रिंक एटीसी एक्सेट्रा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो
कॉनिसियर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ये एक नाउन है, मतलब होता है विशेषज्ञ या पारखी, मतलब किसी चीज में ज्यादा जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, विशेषज्ञ या पारखी, मतलब परखने वाला। ये दोनों इसका हिंदी हो जाता है। और चलिए इन सारे चीजों को नहीं देखना है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट peculiar to an individual, not substitution or abnormal in any way। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, जो इडियोसिंक्रेटिक जो है मतलब विशेष स्वभाव का होना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब विशेष स्वभाव का होना, विशेष स्वभाव का होना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, select the word which means the same as the group of words a transport vehicle for conveying the coffin at the funeral। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, years, years। ठीक है, ऑप्शन 3 years। जो यहां years है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है शवयान, जिसमें लाश को ढोया जाता है, लाश को ले जाया जाता है। एम्बुलेंस अलग होता है, years अलग होता है। ठीक है, चलिए 30 प्रश्न अंग्रेजी के थे पहला पार्ट में, दूसरा पार्ट आता है हिंदी का। तो हिंदी के दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न और टोटल का 31वां प्रश्न। आप यहां बैठिए, वाक्य में यहां शब्द क्या है, तो यहां क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, आप यहां बैठिए वाक्य में, यहां शब्द क्रिया के पहले लगकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। इतना काम क्यों करती हो, वाक्य में इतना शब्द है, क्या हो जाएगा इतना शब्द इस वाक्य में, वेरी इजी, ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है कि जिन विशेषणों में से विशेष की मात्रा का तो ज्ञान होता है पर यह ज्ञान ठीक ठाक नापा तोला हुआ नहीं होता है, ऐसे विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो परिमाणवाचक ही है, यहाँ पर निश्चित अनिश्चित पूरा भेद करके दिया होता तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कौन सा, अचानक। ये हो जाएगा रीतिवाचक, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति यानी मैनर से संबंधित विशेषता का पता चलता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, इस तरह के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हो जाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यहां पर ऑप्शंस को देख लेते हैं, पूरा ऑप्शन, तब आपको आंसर करने में सही रहेगा। चलिए अभी सही है, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एक मदन अच्छा लड़का है। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है ये त्रुटिपूर्ण है, गलत पूछा जा रहा है, तो ये गलत वाक्य है। वाक्य में जो शब्द क्रम दोष है, सही वाक्य होगा कि मदन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ये चीजें पलट जाएंगी, मदन एक अच्छा लड़का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। राइट आंसर हो जाएगा कितने, 4 भेद। आपको मैं बता चुका हूं सार्वनामिक विशेषण किसको कहा जाता है। कुछ सर्वनाम भी जब किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, आप लोग पहले पिछले 6 सेट को आप लोग देख लो जा करके, वो चीजें कुछ जो भी ग्रामेटिकल फैक्ट्स है वो आपको क्लियर होते जाएंगे, ताकि आगे जो भी सेट कराए जाएंगे आप उसमें अच्छे स्कोर कर पाओगे। आपको पहले भी बताया था मैंने कि वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ठीक है, अगर कुछ बच्चे का सही नहीं हो पा रहा तो उस टाइप का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, या फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें थोड़ा सा डेप्थ में बताया जाएगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा 10-5 मिनट, तो उन चीजों को क्लियर करना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का, तो उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, मायूसी। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आशा का क्या होगा, निराशा, ये चीजें आपको पहले से पता है। असंतोष का संतोष। ठीक है, अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति। ठीक, साड़ी का विलोम मैंने बता दिया, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा उम्मीद का मायूसी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। संक्षिप्त का विलोम कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विस्तृत। ठीक है, स्थिर का क्या होगा,
अस्थिर, ठीक, विकास का ह्रास, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब कंधे पर डैश का भार पड़ेगा तब डैश का भाव मालूम हो जाएगा, ये कहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि रिक्त स्थान में ना, जैसे गृहस्थी आटे दाल, ये हो जाएगा जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है? कौन सा शब्द है? ऑप्शन 3 भगवान, ठीक है, ऑप्शन 3। जो भगवान शब्द है ना, अंग्रेजी शब्दकोश में भिन्न अर्थ के साथ सम्मिलित होता है, इसलिए भगवान जो है ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। कौन सा काल है? तो वेरी इजी, ये जो है सामान्य वर्तमान काल है, जो मतलब कि वर्तमान काल जो होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल। तो ये जो है ना सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, एक पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? ये हो जाएगा उपमा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन देख के ही दिख गया, उपमा अर्थालंकार है, जहां भिन्नता रहते हुए उपमेय की उपमान के साथ समानता दिखाई जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। ये चीजें नोट कर लीजिए आप लोग, कॉपी पेन लेकर अगर बैठे होंगे तो नोट कीजिए आप लोग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विस्मरण, ठीक है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर तक ये सेट जो है 1 and 2, पेपर 1 and 2 का करवाया जा रहा था, ये 15 अक्टूबर तक करवाया जाएगा। उसके बाद ना जो तीसरा पेपर है उसको भी स्टार्ट करना है अगले 15 दिन, यानी 31 अक्टूबर तक ये चीजें पूरा चलते रहेगा, जिसमें दूसरा और तीसरा पेपर चलेगा। जो हिंदी का पेपर है इसको स्टॉप कर दिया जाएगा 15 दिनों के लिए, फिर 2 पेपर चलेगा। जो तीसरा पेपर है जो मैथ्स और रीजनिंग से है वो भी चीजें आपको क्लियर करनी है, उसी से आपको क्वालिफाई भी करना है एग्जाम, वो मेन पेपर है, ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो ये जो सेट है ना, पहला पेपर हिंदी और अंग्रेजी का, इसको आप लोग ना करते जाओ, जल्दी जल्दी कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर 15 तारीख के बाद आपको मैथ रीजनिंग का पेपर भी करना है। चलिए आगे बढ़े। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? किसका? स्मरण का। स्मरण का विलोमार्थी कौन सा हो जाएगा? तो विस्मरण, ठीक है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये हो जाएगा प्रवासी, प्रवासी शब्द जो है विशेषण है। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो ये हो जाएगा जन, तो सुधी जन हो जाएगा, जोड़ने पर बहुवचन ये हो जाएगा, ठीक। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में डैश उपसर्ग है? वेरी इजी, ये हो जाएगा सम, सम उपसर्ग है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। परभृत डैश का पर्याय है, ये जो हो जाएगा बगुला का पर्यायवाची शब्द है। और यहां पर अगर देख लिया जाए सांप का, सांप का क्या हो जाएगा? उरग हो जाएगा, फनी हो जाएगा, विषधर हो जाएगा, नाग हो जाएगा, ठीक है। कोयल का कहा जाए तो कोयल का क्या हो जाता है? पिक, ठीक। कोकिल, बसंत दूत, ये सभी कोयल का हो जाएगा, ठीक है। रंग का पर्यायवाची शब्द आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो ये अलंकार जो है अनुप्रास है, ऑप्शन 3 द राइट आंसर। सामान्य व्यंजनों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है, और इस आवृत्ति या दोहराने से काव्य में लालित और लय उत्पन्न होता है, तो यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इन चीजों को आप लोग सुनिए, लिखिए अपने नोट्स बुक में, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो इन चीजों को आप लोग क्लियर करते चलिए, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। ऑप्शन 4 गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, सबसे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें, राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक, ठीक है, ये सबसे सही है, ये सारे चीजें गलत दिए गए हैं। औद्योगिक इज द करेक्ट आंसर। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? यहां पर नहीं दिया गया, इन चीजों को सबसे ज्यादा देखना आपको। राइट आंसर हो जाएगा देवी, देवी में गण जोड़कर ना देवी गण बनाना
ये बहुवचन नहीं बन सकता है, जबकि भक्त में भक्तगण हो सकता है, शिक्षक में शिक्षक गण हो सकता है, इस तरह बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन देवी में देवी गण नहीं हो सकता है। नेता में भी नेतागण इसे किया जा सकता है, देवी में देवियां देवियों ये किया जा सकता है, लेकिन देवी गण नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। वेरी इजी आंसर, अस्त्र हाथ से फेंककर चलाया जाने वाला है, इसलिए यह सही आंसर है। ठीक है, यहां पर शस्त्र है और अस्त्र जो होता है हाथ से फेंक कर चलाया जाता है। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? पक्षी। वेरी इजी, पक्षी जो है पुल्लिंग शब्द है, और ये और भी जो है राशि, चील, कुर्सी, ये सभी क्या है? ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में अलंकार पहचानना है। अभी तक तो समझ गए होंगे आप लोग, इस वाक्य में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ होता है, ये अलंकार है, इसका मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, क्या चीज? चिपका हुआ। ठीक, और एक शब्द से, एक शब्द के 2 या अधिक अर्थ निकलते हो तो वो श्लेष अलंकार होता है। ये क्लियर कर लो आप लोग। किसी की या का डैश पाकर उसके प्रति डैश का भाव प्रकट करना आवश्यक, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सहायता, कृतज्ञता। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, ये इसका करेक्ट वाक्य हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? वेरी इजी आंसर, कुटुंब। ये जो है पुल्लिंग है, और समुदायवाचक शब्द जैसे समाज, दल, परिवार, कुटुंब, वंश, कुल, ये सभी ना समुदाय से संबंधित जो भी होंगे ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पुल्लिंग आंसर चूज करके आना। कौन सा? समुदायवाचक, जो जिसमें समाज से जुड़ा हुआ कोई भाव प्रकट होता है वो, या वैसे शब्द हो। तो परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कुछ समझ में ना आना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आना, ये मुहावरा का अर्थ है अकल चकराने लगना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये सबसे सटीक आंसर है। क्योंकि वाक्य, उसने समाचार पत्र इसलिए शुरू किया था कि जनता की समस्याओं को बेबाक छापेगा, किंतु वह 2 नेताओं की तरह झूठी तारीफ छापकर पैसा कमाने लगा। इस तरह से आप लोग कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते। सेंटेंस क्रिएट करना सीखो, अंग्रेजी में भी मैंने यही बोल रहा था, हिंदी में भी यही बोल रहा था। कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर लो, आंसर आपका वहीं पर मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब। अगला प्रश्न है, डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नक्षत्रों के नाम जो है, जैसे रेवती हो गया, रेवती नक्षत्र का नाम जो है, रेवती नक्षत्र होता है ना, भरणी, ये सभी नक्षत्र के नाम है। रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ये सभी ना स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वृक्ष हो गया, देश पर्वत का नाम, ये सब अगर आ जाएगा, वृक्ष, देश, पर्वत का नाम, देखिए पर्वतों यहाँ पर गलत लिखा है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी नाम जो है ना पुल्लिंग शब्द होंगे, और नक्षत्र के नाम जो भी होंगे स्त्रीलिंग होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है, समान अर्थ प्रकट करने वाला है? कौन सा हो जाएगा अंगना का? तो इसका समान अर्थ हो जाएगा आंगन, क्योंकि इसके समानार्थी बगर, प्रांगण, अजीर ये भी हो सकते हैं, लेकिन यहां जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन 2 आंगन, ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें से एक चीज है, इसका पर्यायवाची आप लोग बताइएगा। पल्लू, पल्लू का ना पर्यायवाची आप लोग कमेंट कीजिएगा। स्त्री का तो महिला हो जाएगा, जो भी है फीमेल वगैरह, गांव, ग्राम, गज, ये सब हो सकता है। पल्लू का आपको कमेंट करके बताना है कि इसके समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? वेरी इजी, चरण कमल बंदो हरिराई, जो पंक्ति में चरण कमल का अर्थ होगा कमल के फूल जैसे जिसके पैर हैं। ये पंक्ति में ना रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान अभेद रूप से बताया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 कमल के फूल जैसा। अलंकार पूछा जाए तो अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें? तो रूपक अलंकार। यहां पर क्योंकि अलंकार दिख रहा था तो मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्प है। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी जो है मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताइए। मतलब होता है कोड़ी धमकी देना।
झूठी धमकी देना, खाली धमकी देना, कोड़ी मतलब खाली। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथ ने केला खाया, हाथी केला खाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी ने केला खाया, जो कर्मवाच्य है। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? आधा रुकना तो कौन सा चिन्ह होगा? अर्धविराम का अर्थ होता है कि ये इस टाइप का कोमा, ठीक है, यहां बन नहीं पाया तो कोमा कौन सा है यहां पर? सही से इसमें तो मार्क भी नहीं हो पा रहा, तो इसमें मान लीजिए ना कोमा इस टाइप का होता है ना, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो कोमा जो होगा आधा रुकने का अर्थ होगा, तो कोमा यहां पर कोई नहीं दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए इसको बना लेते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द में से सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानंद, कर्मधारय बहुब्रीहि का मामला फंसा था, तो मैंने आपको बताया गया था कि यह शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऐसे शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द प्राप्त होता है, जैसे जिसके 10 सिर हैं दशानन, 10 आनन हैं जिसके रावण, तो ये हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 है आनंद जिसके, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा ये? तो बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनिवार्य, नेसेसरी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। अरुण, अरुण का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, ठीक है, सूर्य। सूर्य का और क्या हो सकता है? पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द, सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, अंशुमली, पतंग, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है या समानार्थी शब्द है या अनेकार्थी शब्द, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण में पर होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर, ऑप्शन 4, वेरी इजी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैंने बताया था, और उसमें से एक पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, उसके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? नहीं पूछा जा रहा है, अति उत्तम पुरुष ये इसका नहीं होगा। ये दोनों, ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, आसन्न भूतकाल। कौन सा? आसन्न भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया भूतकाल से प्रारंभ होकर कार्य के अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा प्रबंधकर्त्री। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, ये सबसे सही वर्ड है, प्रबंधकर्त्री। देख लीजिए आप लोग किस टाइप से लिखा है, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप होगा नेता। नेता का सही बहुवचन क्या होगा? तो नेताओं होता है, और बहुवचन का अर्थ इसमें से एक से अधिक का बोध होता है, तो बहुवचन कहलाता है। ये चीज आपको बचपन से पता है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ऋतु, ऋतु का क्या होगा बहुवचन? ऋतुएं। कौन सा ऋतु है? तो ऑप्शन 1 वाला, ठीक। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला करवा है, तो यह वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? तो कौन सा विशेषण की अवस्था से? जब किसी वस्तु व्यक्ति के गुण या दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है तो उसे मूलावस्था कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताने के लिए विशेषण का प्रयोग हो तो उसको क्या कहा जाता है? मूलावस्था। तो मूलावस्था इज द करेक्ट आंसर, ठीक।
चलिए, निर्देश दिया गया है 74 से लेकर के 78 तक के प्रश्न के लिए। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। चलिए पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश क्या है। व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बची रह सकी। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के अनुसार भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालत ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेल ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक थे, जिसमें से कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी शामिल थी, ठीक है, जो 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई है। इन 12 प्रमुख जो मुख्य प्रायोजकों से आयोजकों की संयुक्त आमदनी 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये जो पूरा दिया गया था गद्यांश, इससे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? अभी मैंने पढ़ा था, आप लोग ध्यान से सुने होंगे। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग खेलों की दुनिया जो व्यवसायीकरण की चपेट में आ गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 व्यवसायीकरण। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? तो गद्यांश के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था को इसमें विस्तार मिला है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग? ऑप्शन 2 आईपीएल। आईपीएल से संदर्भित था, इंडियन प्रीमियर लीग्स। बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस प्रकार दिखाई दे रहा है? राइट आंसर हो जाएगा बाजार ने खेलों के एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इसका प्रभाव आम लोगों पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। खेल प्रतिस्पर्धा का किसके बजट पर असर हो रहा है? ये हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर। विभिन्न प्रायोजकों को किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग ये जो है आयोजकों की संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। तो किसकी आमदनी? आयोजक जो हैं, जो इसका आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है या सबसे अच्छा विकल्प है। ये जो वाक्य है, आप नानी के घर जाओ, इसके लिए शुद्ध वाक्य चूज करना है। किससे? ये 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से। तो आप नानी के घर जाइए, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से नहीं बना है। किससे? प्रत्यय से नहीं बना है। तो सफल जो है एक मूल शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। और अन्य जो यहाँ पर लालिमा है, लालिमा में ईमा प्रत्यय है, शक्तिमान में मान प्रत्यय है और टुकड़ी में डी प्रत्यय है या री प्रत्यय है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सफल। सफल जो है स्वतंत्र वर्ड है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? किसमें? स्वयं। स्वयं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो स्वयं जो है ना निजवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम का रूप जैसे आप अर्थात स्वयं होता है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि कर्ता का ना बोधक होता है और स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? वेरी इजी, ऑप्शन 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था। अगला प्रश्न है, मां बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है? को, यहां पर को है ना, तो को कौन सा कारक हो जाएगा? आप लोग बताओ क्या हो जाएगा? कर्म कारक।
कर्ता ने कर्म को, कर्ता कौन है, मां, कर्म, कर्म क्या कर रही है, दूध, दूध क्या है, पिला रही है, पिलाना क्या है, कर्म है, किसको पिला रही है, बच्चों को, तो को जो है कर्म है, ठीक, कर्म कारक है। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है, देखिए इसमें से कर्ता कारक किसमें नहीं है, तो गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, ये जो है कर्ता कारक नहीं है, इसमें ना संप्रदान कारक है, संप्रदान को के लिए, संप्रदान में कौन सा कारक होता है, को के लिए अगर कोई हो तो इसमें संप्रदान कारक होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है, करण तत्पुरुष समास नहीं है, नहीं को आप लोग हाईलाइट करके चलिए, ठीक है। तो बिजली चमक रही है, ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें कर्ता कारक नहीं है, यहाँ चमकने का कार्य बिजली नहीं कर रही है, दो बादल के टकराने से बिजली चमकती है, चीजें आपको पहले पता है। और वाक्य में जो शब्द काम करने वाला के अर्थ में आता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस को यूज करें, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें जो क्रिकेट जो है सचिन द्वारा खेला जा रहा है, यह कर्ता सचिन है, ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा तो बिजली चमक रहा है, बाकी सब में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, चक्रपाणी, ठीक है, तो यह विग्रह है, चक्र हो जिसके पानी में, अर्थात भगवान विष्णु, इसमें बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता नहीं होती है। और तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अगर अंतर पाए तो तत्पुरुष में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, और बहुब्रीहि समास की बात की जाए तो पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे से विशेषण होते हैं, जैसे कि पीतंबर, जिसका पीला वस्त्र हो, पीतांबर, जो कर्मधारय तत्पुरुष होता है, ठीक है, तो कर्मधारय समास बहुब्रीहि में बहुत ही नजदीकी होता है। इन चीजों को मैंने दूसरे सेट में ही क्लियर कर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बहुब्रीहि समास। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं है, चलिए इसको राइट आंसर चूज करना, पवित्रता का सही विग्रह है, पति के लिए व्रत रखने वाली स्त्री, इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। और जैसे मान लीजिए और भी चीजें देख लें, जैसे शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, देवालय, देव के लिए आलय, देव का घर, ये सभी हो जाएंगे तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पतिव्रता, पति का व्रत करने वाली या पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ठीक है, इसमें समास का विग्रह नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, यह लड़का बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण है, लड़का बहुत होशियार है, यह लड़का, कौन सा विशेषण होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, इसके गुण को बताया जा रहा है, गुण क्या है, बहुत होशियार है। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है पूछा जा रहा है, तो वह बहुत समझदार है, ऑप्शन 3, इसमें ना गुणवाचक विशेषण है, समझदार, बहुत समझदार है। अभी देखिए इससे पहला ही प्रश्न देख लिए, तो ये गुणवाचक विशेषण है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण इसमें नहीं है, बाकी इस सब में अनिश्चयवाचक गुण विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है, अकर्मक क्रिया नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हरभजन फुटबॉल खेलता है, इसमें सकर्मक क्रिया है, कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में तीसरे या चौथे सेट में मैंने डिटेल्स में बताया, उन चीजों को आप लोग देख लोगे तो बेहतर होगा, ठीक है, पिछले 6 सेट को आप लोग देख लो जाकर के। किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या में लू प्रत्यय के, लू क्या है, प्रत्यय है ईर्ष्यालु में, ठीक है, इसके योग से ईर्ष्यालु बना है और गुण का भाव दिखा रहा है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा, बताइए आप लोग क्या होगा, अनुज और ठान, अनुह प्लस ठान, चलिए अनुह प्लस ठान कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, समझौर विधि, समझौर निधि, जिसका मतलब होता है सन्निधि, जो कोई शब्द नहीं है, यह उचित संधि विच्छेद की दृष्टि से क्रम गलत है। संधि विच्छेद अगर किया जाए तो समझौर धी होता है, ठीक है, इस संदर्भ में होता है जो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है, ये चीजें आपको पहले से पता है, तो संधि विच्छेद नहीं होगा, समझौर निधि। कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है, बताइए, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा परम जोड़ तू परंतु, जो क्रम सही प्रतीत हो रहा है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में गुण संधि नहीं है, गुण संधि किसमें नहीं हो जाएगा, तो जो भूधर्व में है ना, भूर्ध्व में गुण संधि नहीं है, क्योंकि गुण संधि जो है यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्षऊ या दीर्घऊ,
री आए तो मिलकर क्रमशः क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ओ बन जाता है, या फिर अर बन जाता है। जैसे हित जोर इच्छा, तो हित में क्या है, तो जोर अ हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं, आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। जैसे पहला है हित जोर इच्छा, ठीक है, इसमें तो हलंत है ना, यहां पर अ है प्लस ई है, तो क्या हो गया, अ जोर ई मिलकर क्या हो गया, ये हो गया ए बन गया। ठीक, इसी तरह होता है जो वुर्ध में गुण संधि नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुण संधि इसमें नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है। वेरी इजी आंसर पहला, जिसका जो काम है उसको वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। ठीक, पूरा क्या है, पूरा वाक्य आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसका काम उसी को साजे, दूजा कीजिए तो डैश लागे, ये होता है, तो डैश के स्थान पर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा। खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, घी के दीपक जलाना, इसका अर्थ होता है खुशियां मनाना। जैसे कि भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद सीता को लेकर अयोध्या आए थे, पूरी अयोध्या में घी के दीपक जलाया गया था। दिवाली आने वाली है तो आप लोग भी दीपक जलाओगे। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा क्रम सही नहीं है, कौन सा क्रम सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा उल्टे बांस बरेली को मुहावरा नहीं है। ठीक, ये जो है ना, ये क्रम सही नहीं है। उल्टे बांस बरेली को जो है ना, ये मुहावरा नहीं, एक लोकोक्ति है, और इसके पीछे कोई कहानी या घटना होती है लोकोक्ति के पीछे, और जबकि मुहावरा होता है ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है। तो यह एक मुहावरा नहीं है, ये क्या है, एक लोकोक्ति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी किसमें हो जाएगा, तो राम जो शुद्ध वर्तनी है कुमुदनी में, कुमुदनी, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए आखिरी प्रश्न है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है। चलिए ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए, बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, और अशुद्ध क्या है ये भी बता दीजिए आप लोग, तो शुद्ध चूज कर लोगे आप लोग तो अशुद्ध वाक्य ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे भारी दुख हुआ, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है, ये गलत वाक्य दिया गया है। ठीक, आकाश में दीर्घकाले बादल छा रहे, ये भी अशुद्ध है। ठीक, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, ये भी अशुद्ध है। चलिए अगर इसको शुद्ध करना है तो क्या होगा, जैसे मुझे भारी दुख हुआ, ये चीजें भी क्लियर कर लेते हैं। मुझे भारी दुख हुआ, इसको शुद्ध वाक्य बनाना होगा तो क्या होगा, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे भारी के जगह पर लिख देना है बहुत दुख हुआ। ठीक है, बनाना सीखिए वाक्य को कि किस तरह से बनता है। आकाश में दीर्घकाले बादल छा रहे हैं, आकाश में दीर्घकालीन बादल छा रहे हैं, दीर्घकाय के जगह पर दीर्घकालीन, शुद्ध हो गया वाक्य। ठीक है, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, कोयल की बोली मन को अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहां पर का बोलना के जगह पर की, बोली अच्छी लगती है, यहां पर अच्छी लगा दीजिए, लगती है, तो ये शुद्ध वाक्य हो गए। तो यहाँ पर व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, ये तो ऑटोमेटिक शुद्ध वाक्य है पहले से। इन चीजों को मैंने देख लिया, आपको बता भी दिया कि किस तरह से वाक्य को शुद्ध किया जाता है, तो आकि आपको एग्जाम में जो है ना कोई ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलेंगे अगले सेट में जो दूसरा पेपर का है, सामान्य अध्ययन के सेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।